हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्यस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जूलॉजी 2020 पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर ये पार्ट 4 वीडियोस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 61, the modified dihybrid ratio due to recessive epistasis is। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, डाइहाइब्रिड रेशियो पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से जो मॉडिफाइड डाइहाइब्रिड रेशियो वो पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन से है, तो आपको सारे रेशियोज पता होना चाहिए। ये चारों रेशियोज आप लर्न कर लेना। इसके ऊपर एक ना एक के ऊपर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका क्या दे रखा है, दैट इज द 9:7। तो 9:7 किसका है, तो 9:7 है आपका डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो 12:3:1। तो 12:3:1 किसका है, ये रहा यहाँ पे, किसका है, डुप्लीकेट एपिस्टेसिस का है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है 15.1, ये आपका किसका है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड 9:3:4। तो यहाँ पे देखो 9:4:3 लिख लो या फिर 3:4 लिखो। तो यहाँ पे किसका है, ये आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस का है। सो ऑप्शन नंबर आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये तो पूछा गया रिसेसिव एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। कुछ नहीं है, सिंपल से ये जो नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस के जो रेशियोज है वो आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेशन डज नॉट चेंज इन क्रोमोसोमल आर्म रेशियो। तो ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की जो आर्म रेशियो है उसमें चेंजेस नहीं होता है, नॉट है ना। तो देखते हैं, आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के होते हैं एब्रेशन, लाइक डिलीशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, इन्वर्जन हुआ एंड ट्रांसलोकेशन हुआ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो ट्रांसलोकेशन में कुछ नहीं होता है, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है वो ट्रांसलोकेट होना किसी और के ऊपर या फिर उसी के ऊपर, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, दैट इज द नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो देखो इसमें क्या, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम का ये क्या है, नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा मतलब खुद का ही है ना। तो यहाँ पे जब खुद की बात आती है, जब यहाँ पे इंट्रा होता है, जब दो डिफरेंट की बात आती है तो वहाँ पे इंटर होता है। तो देखो ये जो सेगमेंट है, मान लो ये वाली सेगमेंट है, इसको मुझे निकाला मैंने और इसी के दूसरे जो आर्म है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये देखने को मिला 1 2 3 4 एंड 5 था। तो यहाँ पे फिर चेंज हो कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 2 एंड 3। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चेंजेस इन क्रोमोसोम आर्म रेशियो में चेंजेस हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा, है ना। नॉन रेसिप्रोकल में यही है, सेम ही बात है। इसमें इंट्रा तक खुद के गया, इसमें इसके ऑपोजिट मीन्स ये वाला सेगमेंट है और ये कहीं इसके ऊपर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी रेशियो में चेंजेस हो गया। ओके, तो ये होगा फिर आपका तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो तो एलिमिनेट हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ओके, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो यहाँ से कुछ सेगमेंट टूट के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ओके, और फिर इसका ही सेगमेंट, इसका भी कुछ सेगमेंट टूट के यहाँ पे आ रहा है। तो मीन्स कुल मिला के एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कैसे दिखते हैं, मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम एक है एंड ये आपका है दूसरा क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर A एंड B, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M N N O। तो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है ये ब्रेक होके यहाँ पे आ गया एंड ये वाला सेगमेंट है ये ब्रेक होके यहाँ पे आ गया। रिजल्ट में हमें इस टाइप का क्रोमोसोम देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, और कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आर्म रेशियो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे भी कितने थे, 1 2 3 4 एंड 5 थे, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 हो गए। तो ऐसे करके मीन्स तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन में नॉट चेंज पूछा गया है इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन ध्यान रखना, इन्वर्जन का सिंपल मीन होता है, मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, ओके, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर रही हूँ, 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री ये ऐसे हो जाएगा, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये भी अगेन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक, एक होता है आपका पैरासेंट्रिक एंड दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या होता है देखते हैं। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या हुआ कि मान लीजिए क्रोमोसोम है, दिख रहा है ए बी, फिर यहाँ पे दूसरी ये क्या है इसका सेंट्रोमियर, फिर सी डी एन ई एन एफ। हमें क्या करना है, किसी एक के आर्म में ये मान लो सी डी ई है, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, रोटेट कर लो, तो अगर मैंने सी डी ई को 180 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ई यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसे बनेगा आपका ई डी एन सी। तो ऐसे देखो यहाँ पे हो गया ई डी एन सी, 180 डिग्री मीन्स रोटेट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि रोटेट तो हो गया, बट यहाँ पे देखो 4 ही थे, 1 2 एंड 3 4 ही थे, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी आर्म रेशियो में चेंज नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। बट पेरिसेंट्रिक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाली सेगमेंट ली, देखो ये वाली, है ना, तो इसको 180 डिग्री करो, यहाँ बी सी बी है, फिर यहाँ पे सेंट्रोमियर है, देन सी एंड डी, फिर इसको चेंज किया 180 डिग्री, तो ये डी यहाँ पे आ गया, सी बीच में, सी यहाँ पे आ जाएगा एंड बी यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे। तो यहाँ पे तो जो आर्म रेशियो है देखो यहाँ पे कितना था, इस आर्म में कितना था, 2 थे, अब कितने हो गए चेंज होने के बाद, 3 हो गए, तो रेशियो में चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे भी रेशियो में चेंजेस हो रहा है। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहाँ पे रेशियो में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो नहीं तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, पैरासेंट्रिक में नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, बिकॉज तीनों के अंदर यहाँ पे सब में रेशियो में चेंजेस हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो जो आपके आंसर की है वहां पे आपको आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखेगा, बट क्या है ना कि ड्यू के अंदर रिवाइज की आती नहीं है, रिवाइज की नहीं आती है, बट आप जो रिवाइज की नहीं है, ओनली वही पुरानी की है, इस वजह से आपको वहां पे इसका जो आंसर है पेरिसेंट्रिक ही दिखेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ ये जो पेरेंट्स है इसको क्रॉस कराए इस पेरेंट्स के साथ, फिर इसके जो प्रोजेनी मिल के यहाँ पे ये वाले निकल के आए, तो यहाँ पे इस प्रोजेनी का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है ना। देखते हैं, बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं। मान लो कि ये पेरेंट्स है मेल और ये क्या है फीमेल, और ये इसकी कोई भी एक प्रोजेनी मेल फीमेल डॉटर हुआ सन हो कोई भी, ओके। तो यहाँ पे हम रेशियो कैसे निकालना है कि पहला हर एक का इसका इसके साथ क्रॉस करने पे कैपिटल ए के क्रॉस करने से हमें क्या मिला, स्मॉल ए नहीं मिला, तो ये चीज देखो, इसका इसके क्रॉस करने से हमें क्या मिला, ये मिला, इसका इसके साथ क्रॉस करने से ये मिला, तो इन सारी को मैंने यहाँ पे 1 by 1 ऐसे सीरीज वाइज लिख लिया है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हमेशा ध्यान रखना, लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, कोई भी मान लो कोई भी होमो एंड होमो अगर पेरेंट्स होमो एंड होमो है तो उसका जो प्रोजेनी का रेशियो होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर पेरेंट्स होमो एंड हेट्रो है तो उसका जो प्रोजेनी का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, 1:1/2 होगा रेशियो, है ना। अगर पेरेंट्स हेट्रो एंड हेट्रो है, अगर उसकी प्रोजेनी होमो हुई तो उसका रेशियो 1/4 होगा, अगर प्रोजेनी उसकी हेट्रो हुई तो 1/2 होगा। कैसे, वापस समझाते हैं। इसमें देखो, एक पेरेंट्स इसका कैसा है, हेट्रो, 2 डिफरेंट अलील है ना तो उसको हेट्रो बोलेंगे, सेम अलील होगा तो उसको होमो बोलेंगे, तो ये हेट्रो है एंड ये हेट्रोजीनस है। हेट्रो एंड हेट्रो मिलके इसका जो प्रोजेनी आ रहा है कौन सा आ रहा है, होमो। देखो ये कंडीशन कहाँ है, दोनों पेरेंट्स हेट्रो है, ये हेट्रो है, प्रोजेनी कैसी आ रही है, होमो आ रही है। तो इस कंडीशन में हम जो प्रोजेनी का रेशियो लेंगे कितना लेंगे, 1/4। तो यहाँ पे यही लेना है, यहाँ पे ले लिया 1/4। फिर यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स कैसा है, हेट्रो है, यहाँ पे पेरेंट्स हेट्रो है, प्रोजेनी कैसी आ रही है, स्मॉल बी, तो श्योर सी बात है इसका सेम ही कंडीशन होगी। यहाँ पे भी मीन्स ये रहा पेरेंट्स हेट्रो, दूसरा पेरेंट्स भी हेट्रो एंड इसकी प्रोजेनी आएगी 1/4, तो यहाँ पे लिख लिया 1/4। थर्ड है आपका पेरेंट्स कैसा, ध्यान से यहाँ पे है स्मॉल सी कैसा है, पेरेंट्स होमो है एंड दूसरा पेरेंट्स कैसा है, हेट्रो है एंड इसकी प्रोजेनी कैसे आ रही है, होमो। तो देखते हैं, तो एक पेरेंट्स कैसा है, होमो, तो ये रहा, दूसरी पेरेंट्स कैसा है, हेट्रो, ये रहा। तो इसकी प्रोजेनी कुछ भी आओ उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा हाफ ही होगा, तो यहाँ पे मैंने हाफ लिख लिया। फिर ऐसे हेट्रो एंड हेट्रो, होमो है इसलिए 1/4 लिखा, हेट्रो एंड हेट्रो है, होमो है तो 1/4 लिखा। तो उसको हमने क्या किया, तो इन सबको क्या करते हैं, देखो इसका रेशियो हमें क्या निकल के आया, 1/4, इसका रेशियो हमें क्या निकल के आया, 1/4,
इसका रेशियो क्या निकल के आया 1/2 एंड इसका भी क्या निकल के आया 1/4 एंड इसका भी 1/4। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से जो नीचे वाले डिजिट है उन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज द 1 अपॉन, यहाँ पे 1 लिखना भूल गए ना, 1/256। सो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें भी आपकी जो आंसर की है उसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखेगा, बट आपका जो आंसर है ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। इस कंसेप्ट के बेस पे आप और भी अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ साइड में लिखा है इसको आप रट लेना, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 64। इन अ पॉपुलेशन ऑफ द 16 इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स है 60 है, एंड 42 वर फाउंड टू हैव अ अलील फॉर पॉलीडक्टाइल। तो जो 42 है वो उसके पास में कैसे अलील है, पॉलीडक्टाइल के अलील है। एंड आउट ऑफ विच 38 वर फाउंड हैव एन एक्स्ट्रा डिजीज, मीन्स का मतलब ये हुआ कि जो 38 है वो अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। द पेनिटेंस इज, तो पेनिटेंस वही होता है कि जितनी जीनोटाइप होता है उतनी की उतनी फिनोटाइप का शो होता है, उसको हम बोलते हैं ये कंप्लीट पेनिटेंस है। अगर ये जितनी जीनोटाइप है अगर कंप्लीटली फिनोटाइप शो नहीं करते वो होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो इसका एक न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला मुझे पुट करना नहीं आया, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। इसका जो आंसर की मैं आपका जो आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर 3 ये भी राइट है कि नहीं है, ये कंफर्म नहीं है ना, तो ये आप मुझे बताना इसका कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 65। द एजेंट यूज्ड टू फ्यूज मेम्ब्रेन of cell from two different cell line in somatic cell hybridization is। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कौन सा एजेंट है जो दो सेल को फ्यूज कराने में यूज आता है। तो आपको पता है कि मान लो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इस सेल के ऊपर सरफेस पे क्या होगा, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो जैसे इसके ऊपर चार्ज होगा वैसे के वैसे उसकी दूसरी सेल के ऊपर भी वही चार्ज होगा। अब हमें क्या कराना है, इन दोनों सेल को फ्यूज कराना है, क्योंकि हम जब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन कराना होता है। तो इस कंडीशन में पहले सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका फ्यूज कराना होगा, तभी तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो आप ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो श्योर से बात है यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो इस रिपल्सन को मीन्स रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, इस रिपल्सन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक केमिकल डालेंगे। कौन सा केमिकल डालेंगे, दैट इज द पीईजी। पीईजी को क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइल ग्लिसरॉल। पॉलीइथाइल ग्लिसरॉल के ऐसा कंपाउंड है, वो क्या करता है, ये जो सेल है इन सेल के ऊपर जो चार्जेस है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। मीन्स दे एक्ट एज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो इससे क्या होगा, अगर चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज न्यूट्रल हो गया इसका मतलब है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई भी चार्ज नहीं इसका मतलब ये इजीली एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं, है ना, रिपल्सन नहीं होगा। तो ये जो टेक्निक होती है ये होती है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। इस टेक्निक के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे, कभी HAT का पूछ लिया, कभी क्या पूछ लिया, कभी पूछ लिया कौन कौन सी सेल्स का फ्यूजन कराते हैं, कभी क्या, है ना। तो वो चीज आप लर्न कर लेना, यही चीजें होती है। लास्ट ईयर की पेपर आप सॉल्व करो, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका टॉपिक क्या है, मीन्स आपको पता चल गया ये कौन सा टॉपिक है, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लो। इसके ऑप्शंस क्या क्या है, इन सारे ऑप्शंस को देख लो, इनका क्या क्या यूज है, सब चीजें देख लो। ऐसे पेपर को सॉल्व किया जाता है, तो आपको यही चीज करनी है। ओके, तो इसका जो आपका आंसर होगा दैट इज द पॉलीइथाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। आपको पता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम दैट इज अ जेंट क्रोमोसोम, है ना। तो ये कहाँ पे मिलता है, फाउंडिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। तो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, एक है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम, दूसरा है आपका पॉलिटिन क्रोमोसोम। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है, अब क्वेश्चन में ये भी आता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज द जेंट क्रोमोसोम एंड द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों की लोकेशन, वैसे इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो आपको एक टेबल दिखाई देगी, तो उस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड सम इनवर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं होता है, एक्सेप्ट मैमल्स। तो ये ध्यान रखना, मैमल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो
तो मैमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये तो ब्रेन और सेल, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेजेंट इन ऑल ओवेरियन सेल ऑफ द वर्टिब्रेट, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड ऑफ द डिप्टेरा, ये तो आपका ये प्रेजेंट होता है इन दी पॉलिटीन, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिटीन क्रोमोसोम में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, एनियोक्सिस इज द फॉर्म ऑफ द सेल डेथ। क्या है ये सेल डेथ की एक फॉर्म है। विच एराइज, कैसे एराइज होती है? व्हेन वन सेल फॉलोइंग प्रोटीन डिटेच फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द सेल एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच एराइज व्हेन द वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, ये किस सेल की वजह से होता है कि कोई प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्या हो रहा है? डिटैच हो रहा है, यही पूछा गया। तो यहाँ पे आपका इस प्रोटीन का नाम पूछा गया, ये कौन सा प्रोटीन है जो इसके साथ मीन्स बाइंड है ना, तभी तो अलग हो रहा है, तो हमें इसका नाम बताना है। तो आपको पता है कि सेल अधेरिंग मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से जो सेल मैट्रिक्स अधेरिंग मॉलिक्यूल का पूछा गया है ना, सेल मैट्रिक्स अधेरिंग जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ ज्वाइंट होता है उसका नाम है आपका इंट्रीजीन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज द कैथरीन। कैथरीन आपका एक कैल्शियम अधेरिंग प्रोटीन है जो कैल्शियम पे डिपेंडेंट होता है, एंड सिलेक्टिन आपका है सेल टू सेल अधेरिंग मॉलिक्यूल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, विच पाथवे रिलाई ऑन एक्टिवेटेड SMAD टू ट्रांसड्यूट इज सिग्नल। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया है, तो ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अच्छे से आना चाहिए। ये जितनी भी सिग्नलिंग पाथवे इसका आप क्या करना, पाथफाइंडर बुक से पढ़ लेना। पाथफाइंडर कुछ नहीं, एक CSIR की कोई कोचिंग है पाथफाइंडर, तो वहाँ की एक रेफरेंस बुक है, पाथफाइंडर नाम है उसका, तो वो उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको ये जो बुक्स के जो PDF है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी लाइक ये टॉपिक आपको पता है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है दैट इज द WNT सिग्नलिंग। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेज बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एनाफेज बी के टाइम शो होता है? तो देखो यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल तो होता नहीं, पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये तो होगा नहीं। आपको एनाफेज के बारे में, ये जो टॉपिक है सेल साइकिल से आ रखा है, एंड सेल साइकिल वाला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, सारी स्टेज, कब क्रॉसिंग ओवर होता है, कब क्या होता है ना, कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सा साइक्लिंग किस स्टेज में प्रेजेंट होता है, इसमें कौन से चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जितना डीप नॉलेज हो सके उतना डीप नॉलेज आप इस सेल साइकिल पे ले लेना। एंड साथ ही साथ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन में कौन सी कैंसर मीन्स कब कैंसर होता है कब नहीं होता है, इस ड्रग की वजह से डीपॉलीमराइजेशन होता है या फिर पॉलीमराइजेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए, तो आप सारे देख लेना। तो यहाँ पे एनाफेज बी इज द कंजप्शन ऑफ ATP। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसके थ्रू ग्लूकोज एंटर हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न कर लेना। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक नए क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, भले आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, है ना, BHU दो या फिर कोई भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है? ल्यूमन। ल्यूमन मीन्स यहाँ पे खाना यहाँ पे पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे खाना है, तो यहाँ पे जो भी डाइजेशन है वगैरह सब हो गए। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अब आपको पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहां से ट्रांसफर होकर एपिथेलियल सेल में जाएगा, फिर एपिथेलियल सेल से ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ ग्लूकोज, इम्पोर्ट मीन्स अंदर आ रहा है ग्लूकोज बाय एपिथेलियल सेल्स के थ्रू अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिग्नल, यहाँ पे एक
ट्रांसपोर्टर होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर होता है एक तो होता है सिम्पोर्ट होता है। ओके, तो सिम्पोर्ट होता है, यहाँ पे कौन कौन साथ में जा रहा है, सोडियम भी जा रहा है, सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी जा रहा है। तो ग्लूकोज अकेला नहीं जाता है, ग्लूकोज के साथ 2 सोडियम के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करते हैं। अब दोनों साथ में कर रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपका ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का श्योर सी बात है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है इट डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, बिकॉज यहाँ पे एटीपी ब्रेक होगी इनटू द एडीपी, देन ये जो सोडियम एंड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एपिथेलियल सेल से ब्लड पूछा जाता तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफर होता है GLUT2 के थ्रू। एंड ग्लूट फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे आप लर्न कर लेना। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, इंटीग्रिटी ऑफ टाइट जंक्शन इज असेंशियल फॉर। तो ये जो इंटीग्रिटी ऑफ टाइट जंक्शन है वो किस लिए असेंशियल है, ये असेंशियल है आपका ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के लिए। सो ऑप्शन नंबर आपका है फोर्थ करेक्ट। ये जो जंक्शंस हैं, जंक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा, गैप जंक्शन, हेमिडेस्माटा, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज ले लेना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये जो टॉपिक है आपको मिल जाएगा सेल सिग्नलिंग में। पाथ फाइंडर की बुक है पाथ फाइंडर लाइफ साइंस, उसके अंदर आपका यूनिट नंबर 4 दैट इज द सेल सिग्नलिंग, तो वहां से आप देख लेना इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 72, इफ कार्डियोलिपिन बायोसिंथेसिस डिक्रीज इन यूकैरियोटिक सेल। अगर कार्डियोलिपिन का बायोसिंथेसिस अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, ये आपको कार्डियोलिपिन का बायोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए। जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है इनटू द फॉस्फोटिडिक एसिड, देन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है, कार्डियोलिपिन, जिससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया परफेक्टली फंक्शन करती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका जो कार्डियोलिपिन है इसका जो अमाउंट अगर डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज होने से क्या होता है, डिफेक्टिव रेस्पिरेशन होता है। डिफेक्टिव रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, मीन्स श्योर सी बात है डिफेक्टिव रेस्पिरेशन इसका मतलब हुआ द फंक्शन ऑफ ईटीसी इज द इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन वुड बी अफेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, फ्लेमिंग्स बैक्टीरियल कल्चर ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम वाज ऑफ। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का नाम पूछा गया कि कौन से बैक्टीरिया का कल्चर करे थे तब ये पेनिसिलियम का डिस्कवर हो गया था। तो इसकी स्टोरी आपको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। वो लैब के अंदर स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करा रहे थे पेटी डिश के अंदर। तो फिर किसी 7 डेज के बाद में जब वो देखते हैं कि वहाँ पे कौन ग्रो है, पेनिसिलियम ग्रो है, तो पेनिसिलियम जहाँ पे ग्रो है वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेनिसिलियम है इस स्टेफाइलोकोकस को इनहिबिट कर रही है, इसकी ग्रोथ को रोक रही है, इसको किल कर रही है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी वजह से यहाँ पे पेनिसिलियम का डिस्कवरी यहाँ से हुई थी। तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा बैक्टीरिया कल्चर हो रहा था, वो आपका है स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन नंबर होगा आपका थर्ड करेक्ट। ध्यान रखना बहुत से स्टूडेंट स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज द स्टेफाइलोकोकस। ओके, सो ऑप्शन नंबर मेड काउ डिजीज इज कॉज बाय। तो ये जो डिजीज है ये किसके थ्रू कॉज होती है, तो ये जिसका जो आंसर है दैट इज द प्रियन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो प्रियंस है इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रखा ऑलरेडी। तो आप ध्यान रखना ये क्या है, कि प्रोटीनियस बॉडी है। ओके, ये क्या है, एक प्रोटीनियस बॉडी है। एंड इसमें इसका जो मीन्स प्रोटीनियस बॉडी है, इसका जो इन्फेक्शन पार्टिकल है वो प्रोटीनियस बॉडी है। इसके अंदर जो डीएनए एंड जो आरएनए होता है मीन्स न्यूक्लिक एसिड वो एब्सेंट होता है, मीन्स वो प्रेजेंट नहीं होता है। इस रीजन की वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो इन्फेक्शन करने वाला जो पार्टिकल है दैट इज द प्रोटीनियस बॉडी। ओके, एंड ये जो है ये पैलियोमॉर्फिक है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर नहीं है, मीन्स फिक्स नहीं है। ओके, तो इसी जो प्रियंस है इसके थ्रू मेड काउ डिजीज होती है, इसी को हम बोलते हैं क्रोसफेल्ड जैकब। अगर ये जो डिजीज
काउ के अंदर होगी तो उसको हम बोलेंगे मैड काउ डिजीज। ये ह्यूमन के अंदर भी होती है, ह्यूमन के अंदर होती है, उसको हम नॉर्मली क्रूसफाइड ज़काउ भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज अ वीरोइड। वीरोइड का मतलब होता है ऐसा वायरस जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एंड यही जो आगे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड बाकी जो वायरस की बात करें उसके अंदर सारे ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ध्यान रखना है वीरोइड क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इसके बारे में वीरोइड एंड वायरस ये सब के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रेयर्स के बारे में ना, तो ये सब के सब आप ध्यान रखना। सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। Question number 75. The recognized sequence for the BAM H1 is 5' G/G8TCC 3'. The slash represent the cutting side. ये जो स्लैश है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से कट लगाया जाएगा ना। Now what can be inferred about the end from it? तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुटेबल आंसर होगा। तो ये क्या होता है ना, हम देखो इसकी ये सिंपल सी क्या है कि एंजाइम है, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम है जो पर्टिकुलर डीएनए की पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करते हैं, लाइक बैम H1 सेक फर्स्ट हिंड थर्ड, है ना। तो ये क्या करता है कि ये 5' एंड ये क्या है 3'। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसकी जो 5' है वहाँ पे जो G1 साइट है उस साइट पे कट करेगा इस वाली सीक्वेंस पे। तो यहाँ पे यही दे रखा है, मीन्स द सिंगल स्टैंडर्ड एंड इन 5' इन नेचर। इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड जो एंड है 5', यहाँ पे जो एंड है वो कैसा है 5' इन नेचर का है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ये वाला जो एरिया वो कैसा एंड रीजन है, तो ये कैसा है 5' इन नेचर है। सो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, इन सबके एंजाइम ही कहाँ पे कट करते हैं, तो ये सारा आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव अ डीएनए सेगमेंट, अगर आपके पास कोई डीएनए सेगमेंट है विद ब्लंट एंड, ब्लंट एंड का मतलब होता है यहाँ पे ये जो स्मूथ साइड है ये मीन्स प्रॉपरली डीएनए ऐसे कटे। ओके, ऑन द बॉथ साइड यहाँ पे ध्यान रखना ये कैसा एंड है, ये ब्लंट एंड है, एंड ये वाला एंड कैसा है, मान लो कि डीएनए ऐसा है, ये न्यूक्लियोटाइड एड है, तो यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं, मीन्स ये कैसा एंड है, ये स्टिकी एंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एंड मीन्स ऐड हो सकते हैं, तो ऐसे एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोई डीएनए सेगमेंट है उसके पास आपका मीन्स ब्लंट एंड है, मीन्स ये एस टाइप का एंड है, यहाँ पे लास्ट में जाके कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है ना, एकदम से बराबर है। इन ऑर्डर टू मेक इट स्टिकी, हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको स्टिकी बनाना है। विच एंजाइम वुड बी सिलेक्ट, आप कौन सा एंजाइम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है, जो ब्लंट एंड है उसको हमें क्या करना है, स्टिकी एंड में कन्वर्ट करना है। तो श्योर सी बात है ये डीएनए है, तो यहाँ पे इसकी किसी एक एंड पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होगा। न्यूक्लियोटाइड ऐड करोगे तो ये एंड कैसा होगा, स्टिकी एंड बन जाएगा, मीन्स इसके सामने वाला रीजन में हम अदर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें ब्लंट एंड को स्टिकी एंड करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई डीएनए पॉलीमरेज जब भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, जब उसके पास कोई प्राइमर होगा, पहले हमें प्राइमर लाना पड़ेगा, देन कहीं जाके वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा, है ना, उसके ऑपोजिट एंड में स्टैंड भी होनी चाहिए वगैरह, बहुत सारे इसकी होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो इसकी यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज तो यूज करेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर। कैसे, देखो क्या होता है ना कि हमने सुना होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए जो मीन्स आप ये सोचो कि जितने भी पॉलीमरेज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमर डिपेंडेड है ना, ऑल पॉलीमरेज डिपेंड ऑन द प्राइमर, क्योंकि जब प्राइमर आएगा उसके बाद ही वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएगा। तो बस दो ऐसे पॉलीमरेज है जो प्राइमर के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमरेज। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि पॉलीमरेज का जो एक्सेप्शन है कौन है, तो दो एंजाइम है। नंबर 1 में आता है आपका पॉलीमरेज, कौन सा, पॉलीमरेज। ये कैसा एंजाइम है जो आरएनए के ऊपर कोई आरएनए है उसके पीछे पॉली ए टैल को वाइंड करता है, पॉली ए मीन्स ए एडेनिन का ज्वाइन करता है ना।
तो यहाँ पे आपके डीएनए की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है आपका, सेकंड कौन सा एंजाइम है, दैट इज द टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कोई डीएनए के सेगमेंट के पीछे लास्ट में जाके वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड है, एक है ए पॉलीमरेज, एक है आपका टर्मिनल ट्रांसफरेज। ये दो टाइप के पॉलीमरेज है, ये दोनों के दोनों आपके प्राइमर के ऊपर डिपेंड नहीं, मीन्स यहाँ पे किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लेते हैं एंड में, है ना। तो यहाँ पे पॉली ए का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये डीएनए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, टर्मिनल ट्रांसफरेज। तो टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये जो डीएनए है इसकी जो लास्ट में जाके यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी आ सकता है, स्टिकी एंड बन जाएगा। तो ये हो गया ना, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट। ओके, तो टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करता है, दे ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑन टू द टर्मिनल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया आपको, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राइमर इंडिपेंडेंट एंजाइम पॉलीमरेज है। तो वहां पे आपका ऑप्शन आया था टर्मिनल ट्रांसफरेज नहीं था, ओनली ऑप्शन था पॉली ए पॉलीमरेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर वहां पे पॉली ए पॉलीमरेज था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। After even replication E. coli, how does the modified DNA remain protected? जब हम रेप्लिकेशन हो जाता है तो डीएनए फिर भी प्रोटेक्टेड होता है, क्यों होता है? तो आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है कि ये पेरेंट डीएनए, जब कोई न्यू डीएनए बनेगा, मान लो ये पेरेंट डीएनए, तो यहाँ पे जब आपका न्यू डीएनए बनेगा तो इस वजह से वो जो न्यू डीएनए बनता है, कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे बनता है। तो न्यू डीएनए ऐसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका पेरेंट डीएनए होगा, दूसरा आपका डॉटर होगा। तो इस वजह से दे रिमेन प्रोटेक्टेड बिकॉज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। Question number 78. Among the following polymerase, which one is the required mitochondrial DNA replication? इनमें से कौन सा ऐसा डीएनए है जो कौन सा किसके रिक्वायर है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको पता है कि जो रेप्लिकेशंस होते हैं, जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब यूकैरियोटिक डीएनए यूकैरियोट की बात करें कि उसके अंदर अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज यूज आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, वो टोटल होते हैं 5 टाइप के। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान से सुनना कि डीएनए यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 टाइप के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ओके, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है पहला। सेकंड कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, अल्फा, बीटा एंड देन गामा, देन डेल्टा, देन आपका होगा एप्सिलॉन। ओके, ये 5 टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो अल्फा का यूज क्या होता है, अल्फा एक्ट एज अ प्राइमर। ये कैसे एक्ट करेगा, ये प्राइमर की जैसे एक्ट करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगा। बीटा कैसे एक्ट करेगा, इन्वॉल्व इन रिपेयर मैकेनिज्म, ये रिपेयर जो भी लाइक रिपेयर करना होगा तो ये रिपेयर के जैसे फंक्शन करेगा। जो अल्फा बीटा, ये जो है गामा, तो ये कैसे फंक्शन करेगा, ये आपका करेगा रेप्लिकेशन। अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एप्लीकेशन हो रहा है तो इस कंडीशन के अंदर ये आपका ये वाला यूज आएगा गामा। देन डेल्टा मान लीजिए डीएनए एक जो फेज होती है वो कंटिन्यू चलती है, दैट इज द लीडिंग, एंड जो रुक रुक के ऐसे चलती है वो होती है लैगिंग। तो यहाँ पे लीडिंग फेज पे जो होगा तो वो आपका यूज आएगा डेल्टा, एंड जो लैगिंग फेज में जो यूज आएगा वो आएगा आपका एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है कहाँ पे लैगिंग के लिए यूज आ रहा है, जेटा तो कुछ नहीं होता है, बीटा हो सकता है, वो रिपेयर में आता है, जेटा का कोई ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, गामा का क्या यूज आ रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के रेप्लिकेशन के अंदर। क्वेश्चन में ये तो पूछा गया है कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रेप्लिकेट में माइटोकॉन्ड्रिया में यूज आता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, फिर आपका आता है डीएनए पॉलीमरेज लैम्डा, तो लैम्डा तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79,
व्हाट इज द रोल ऑफ एसडीएस इन एसडीएस फेज? तो एसडीएस फेज क्या होता है? एक टेक्निक है जिसके अंदर डीएनए प्रोटीन का सेपरेट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। पहले प्रोटीन को डीनेचर करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा डिटर्जेंट यूज आता है जो प्रोटीन को डीनेचर करेगा? दैट इज द एसडीएस, सोडियम डिओनाइन सल्फेट। एंड ये क्या करता है? प्रोटीन को डीनेचर करता है। ये क्या है? एक डिटर्जेंट है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। एंड ये क्या करता है? प्रोटीन को डीनेचर करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा द प्रोटीन डीनेचरिंग एंड द इम्पार्टिंग नेगेटिव चार्ज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट। ये जितनी भी टेक्निक्स होती है उसकी छोटे छोटे से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर दैट इज द सेबिन पोलियो वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, तो उसके पास में 3 एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 3 एटीन्यूएटेड पोलियो स्ट्रेन्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं है, या माइक्रोबायोलॉजी का है क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी आए तो वैसे भी कौन सी 100% कट ऑफ जाती है, कट ऑफ आपकी इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है, बट वही है कि जितना आपको आता है वो आप अपना 100% दो। प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर्स हैं वो सब आप एनालाइज करो, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन कौन से टॉपिक है वो सब अच्छे से देखो। अगर इतना कर लिया तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2020 तक लास्ट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। इतने सारे पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल, आई थिंक इतने सॉल्व करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये डीयू का पेपर है, डीयू के साथ आप बीएचयू के पेपर भी सॉल्व कर लो, बिकॉज इन दोनों के पेपर में काफी ज्यादा लाइक हम बोल सकते हैं कि 70% सिमिलैरिटीज है ना। तो आपको डीयू के साथ आप बीएचयू के पेपर भी आप सॉल्व कर लो। एंड और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना, और जामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना। तो इन सारी यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व करते जाओ। एंड डीयू किस पे फोकस कर रहा है, कौन से टॉपिक पे कर रहा है, उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करो, तो इससे आपका एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो टेक केयर, बाय बाय।